हेलो गाइस। तो लो मैं आ गया और एक वीडियो। देखो, जैसे कि हमको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी फील्ड है ना, उतने फील्ड में से जो लाजवाब फील्ड है वो है ऑर्गेनिक। ये तो ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में कह चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, वो रिएक्शन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, उसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैकेनिज्म्स। तो ऑर्गेनिक का जितने भी मैकेनिज्म्स है, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो सब मैकेनिज्म के ऊपर टिका हुआ है। वो जो मैकेनिज्म लिखते हैं ना, वो मैकेनिज्म का हर किसी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रेजोनेंस। तो आज उसी रेजोनेंस को लेके मैं आ गया, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस होता क्या है। अच्छा, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, जैसे हमको पता है बेंजीन स्ट्रक्चर, ये तुम मेरे शर्ट के पीछे देख सकते हो। हाँ, ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन। इसको लेकर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देखो, एक काम की बात बता रहा हूं। देखो बेंजीन, ये तुम्हें पता होगा, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, ये जो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट, ये जो कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, उनके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं 134 पिकोमीटर। एज यू नो, ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग हमको पता है कॉन्सेप्ट। जितने मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितने ज़्यादा होगा, एटम बहुत ही क्लोज आएंगे ना। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, यानी अगर कार्बन कार्बन बीच अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं ना, उनका बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी जितने बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होंगे, उतना एटम क्लोज होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग तुम्हें पता हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक, तो ये जो बेंजीन मैंने यहाँ पे लिखा ना, बेंजीन, तो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें पता ऑलरेडी लग गया होगा, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। तो तुम्हें पता लग गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये होगा 134, ये होगा 154, ये 134, ये 154, ये 134, ये 154। अकॉर्डिंग टू द व्यू, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे है ना, तो तुम ऐसे करोगे, कहोगे कि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है ना। तो हमको पता है अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होगा, तो वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो 154 आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आएगा, उनका जो बॉन्ड लेंथ है 134। बट ये ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल व्यू है ना, एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला, ये जो बेंजीन रिंग होते हैं ना, बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग होते हैं ना, तो बेंजीन रिंग में एग्जैक्टली जो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए, तो वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 139 पिकोमीटर आएगा। देखो देखो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल गया, ये जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे है ना। देखो, रेजोनेंस सभी शुरू नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को मान के चलते हैं, तो ये होगा कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 150 पिकोमीटर होना चाहिए डिस्टेंस। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 134 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये पता क्या चला, जो कार्बन कार्बन के भी जो बॉन्ड है ना बेंजीन के अंदर, तो वो ना 154 है ना 134, तो हो कितना है, 139। तो अगर हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे, तो डबल बॉन्ड जो है 134, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कितना, 154। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमको क्या पता चला, जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना, उनका बॉन्ड लेंथ 139। तो हमको तो पता है बेंजीन जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव है ना, तो 134
154, 134, 154, 134, 154। बट एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, जो बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ है ना 139, ना 134 है ना 154 है। तो एग्जैक्टली हम ऐसे ही कह सकते हैं ना, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर 134, सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर 154, लेकिन हमको कितना मिला 139। तो यानी बेंजीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, वो ये जो बॉन्ड लेंथ इन दोनों के इंटरमीडिएट आ रहा है ना, तो यानी जो बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड। और एक बार बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम जो व्यू कर रहे हैं ना बेंजीन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये किन के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होंगे उनके बीच जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ 154 आना चाहिए। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा उनका बॉन्ड लेंथ आना चाहिए 134। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, हर किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड से इक्वल है और उनका बॉन्ड लेंथ कितना 134, लेकिन हमको तो इक्वल तो नहीं दिख रहा। तो यानी इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बेंजीन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ये बॉन्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो यानी कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बोल रहा हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाएगा शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर उभर के आएगा ना। वो स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला। देखो ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, गोल 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 ऐसे घूम रहे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस कांस्टेंट वही चीज बता रहा है। अगर ये बेंजीन होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन, लेकिन हमको जो दिख रहा है ना ये वाला ये नीचे जो है ये वाला, तो हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता तो शायद हर किसी में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना 139 होते, लेकिन जो हम व्यू कर रहे हैं, जो हम दिख रहे हैं, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल का मतलब क्या है, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना डिफरेंट है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, कार्बन कार्बन जो बेंजीन में जो बॉन्ड है ना वो इक्वल है। तो इक्वल है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको हम कैसे समझाएंगे, उस समझाने का जो तरीका है ना, जो कुदरत का जो करिश्मा भी कह सकते हो, उसे कहते हैं रेजोनेंस। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो बेंजीन का जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत होंगे, कुछ स्ट्रक्चर की हेल्प चाहिए। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, देखो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये कहां से आया, इन दोनों स्ट्रक्चर में से आया। अगर इन दोनों को स्ट्रक्चर को भूल जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी रेजोनेंस वही बात बता रहा है, एक एक्चुअल मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी समझाने के लिए हम 2 और मोर स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उसे क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। यानी हमको क्लियर पता चल गया, रेजोनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए, जिसका हेल्प से हम एक ऐसे मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकेंगे जिसका एक ही स्ट्रक्चर से उसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होगा। सपोज मान के चलो, सपोज और एक क्लैरिटी देता हूं, इसी स्ट्रक्चर को लेकर और एक क्लैरिटी देता हूं। सपोज मान के चलो ये स्ट्रक्चर में बनाऊंगा बेंजीन का, हम इसी स्ट्रक्चर से बता सकते हैं क्या कि बेंजीन का जो टोटल कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो क्यों इक्वल है, नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते, इसमें तो डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे है। अगर मान के चलो सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे ये वाला, मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मान के चलो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आएगा ना। तो इस स्ट्रक्चर से हम टोटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बेंजीन का प्रॉपर्टीज, नहीं कर सकते। क्यों,
इसमें भी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन, वो हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल। ये स्ट्रक्चर अगर हम कंसीडर करेंगे, उस स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रक्चर उभर के आएगा ना, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ना ऐसे मूविंग कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें ऐसे सर्किल देके, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन ना ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। लेकिन क्या ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो सेंटर में जो कार्बन है ना, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, न्यूक्लियाई यानी एटम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट के अंदर ये मूवमेंट नहीं होगा। यानी इस स्ट्रक्चर अगर कंसीडर करें, इस स्ट्रक्चर कंसीडर करें, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो पोजीशन, जो लोकेशन होगा वो सेम रहेगा, इसमें भी वही वाला कार्बन हाइड्रोजन सेम रहेगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेजोनेंस में जो एटम जो होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई एटम का लोकेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का पोजिशन। तो साफ साफ हम कह रहे हूं, देखो ये जो रेजोनेंस है ना, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये फेनोमेनन बाय व्हिच वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर की हम हेल्प लेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसे कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसे क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये सब कंट्रीब्यूट अगर कंबाइंड होंगे, उन कंबाइंड होने के बाद जो आएगा उसे कहते हैं हाइब्रिड, उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम माइनस कर देंगे तो ये एक ही जो मॉलिक्यूल है ना, जो पार्टिकल, जो भी तुम कह रहे हो, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वाला अकेला ये जो मॉलिक्यूल है ना, जो ड्रॉ किया हूं मैंने, तो ये इसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए उसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, तुम बताओगे सब, तो ये दोनों कौन है, हम जो बेंजीन स्ट्रक्चर लिखे तो ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनका ओन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जरूर है। क्लियर। और एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल, तो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। डेफिनेशन क्या है, देखो रेजोनेंस के कहाँ गया भाई, हाँ देखो रेजोनेंस क्या लिखा, देखो इट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय टू और मोर स्ट्रक्चर। वो जो स्ट्रक्चर का जो हम हेल्प लेंगे ना, उसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर आर डिफर बाय इलेक्ट्रॉन पोजीशन। तो जो स्ट्रक्चर हम बनाया था ना, उनमें कार्बन हाइड्रोजन जितने भी एटम होंगे उनका लोकेशन चेंज नहीं होगा, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन पोजीशन किसका चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। द स्ट्रक्चर आर डिफर बाय इलेक्ट्रॉन पोजीशन। ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये जो 4 3 4 जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे, उनको कंबाइन करने का जो स्ट्रक्चर आएगा उसे क्या कहते हैं, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल आरएस। आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सपोज मान चलो एक कंपाउंड है, उसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलाने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो 5 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उनका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसका है, ये जो 5 स्ट्रक्चर हम कंबाइन करेंगे ना, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वही है एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसका ही एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। क्लियर। तो देखो और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास है ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिलोकलाइज होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होने से सेकंड स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो RC, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ये डबल बॉन्ड। अभी देखो ये अगर ऑक्सीजन का लेबलिंग करेंगे, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, तो देखो स्ट्रक्चर A में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन 2 पे। अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स का मतलब
मैं बताया था, जैसे कि सपोज मान के चलो मेरे पास 1 लाख का कर्जा है, ठीक। अगर उसी कर्जा मेरे 3-4 दोस्त के साथ क्या मिलजुल के मैं कर्जा चुकाऊंगा तो मेरे ऊपर जितना जो स्ट्रेस होगा ना वो घट जाएगा ना। तो यानी डिस्पर्सल का मतलब जितना ज़्यादा फैल जाएगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर उसी नेगेटिव चार्ज अगर 2-3-4 ऑक्सीजन के एटम के ऊपर आ जाएंगे तो डिस्पर्स हो जाएगा ना, फैल जाएगा ना, तो वो जो स्टेबिलिटी होगा ना वो बढ़ जाएगा, तो उसमें डिस्पर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज ना ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे, मूवमेंट करके ऑक्सीजन नंबर 1 पे चला जाएगा। तो इसी को हम दो जो स्ट्रक्चर बना ना ए और बी, अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा, ये सी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, स्ट्रक्चर ए में ऑक्सीजन 2 में नेगेटिव चार्ज था, स्ट्रक्चर बी में ऑक्सीजन 1 का नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यानी जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसी एरिया में फैल रहा है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओ ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर बी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल एग्जिस्टेंस, ये दोनों का असल में एग्जिस्टेंस नहीं है। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी सबसे कम होगा एज कंपेयर टू अदर टू। और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखो, जैसे कि हम बता रहे हैं ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका लोकेशन, उनका जो ऑक्सीजन एटम, चाहे कार्बन चाहे नाइट्रोजन जो भी हो, जितने भी एटम होंगे ना, उनका लोकेशन चेंज नहीं होगा, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर मान के चलो पोजीशन चेंज हो गया तो उसको हम कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह नहीं सकते। सिंपल एक हाइड्रोजन एटम भी इधर उधर हो जाएगा ना, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। और एक चीज, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, मान के चलो एक कंपाउंड ए, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, मान के चलो ये A1 A2 A3 A4, ये 4 कंबाइन होने के बाद एक स्ट्रक्चर आएगा वो A। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड RH। यहां से एक बात बता रहा हूं, देखो अच्छे से सुनना। ये जो 4 बनेगा उस 4 को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसे क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और उसे क्या कहते हैं, तो सॉरी एक्सक्यूज मी। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए, तो अगर उस मॉलिक्यूल का हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो हम 1 या 2, मान लीजिए मैं उठा लाऊंगा A3 और A4, अगर 4 में से और किसी को भी एक लाऊंगा, उसका मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ए का प्रॉपर्टीज, मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हमको अगर ए का प्रॉपर्टी समझना है तो ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका टोटल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है। अगर हम किसी एक को उठा ले आएंगे, ये वाला मान चलिए A3 और A4, हम कुछ पार्ट इसमें अगर 100% का जो प्रॉपर्टी होगा, शायद A का 25% कंट्रीब्यूशन होगा, B का 30%, हर किसी को मिलाने के बाद जितना प्रॉपर्टीज आएगा उस प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा A के बारे में। क्लियर। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर्स क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो कंबाइंड होके हर किसी को कंबाइंड करके ये जो बनेगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और चीज याद रखो, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये हर किसी का एनर्जी सेम नहीं होगा। ये जो 4 का एनर्जी वो कम होगा, ज्यादा होगा इज कंपेयर टू ए। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं A1 ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, A2 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, A3 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, A4 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4 कंबाइन होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसे क्या कहते हैं, RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये 4 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RH। तो RH का जो एनर्जी है ना वो कम आएगा एज कंपेयर टू A1, A2, A3, A4। तो
ये जो चार जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो सब क्या है, हाइपोथेटिकल, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट ये जो चारों का कंट्रीब्यूशन अगर कंबाइन करेंगे तो ये 100% बनेगा। यानी इसका मान लो 10%, इसका 20%, इसका 40%, कितना हुआ 60, 70, ये 30%। यानी हर किसी का कंट्रीब्यूशन मिलाने के बाद जो बनेगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो तुम बताओगे सर आप तो बता रहे हैं इसका 10%, 20%, यानी हर किसी का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन, किसका कम कंट्रीब्यूशन, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? देखते हैं। देखो नेक्स्ट, तो मान के चलो हमारे पास एक स्ट्रक्चर A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे कुछ चार स्ट्रक्चर। हाँ, तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, किसका कंट्रीब्यूशन कम, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कुछ मैं कंडीशंस बताऊंगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, अगर कुछ भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कंट्रीब्यूशन कम होगा। हाँ देखो, कंडीशन नंबर 1, यानी जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो उतना स्टेबलाइज होगा। देखो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर बॉन्ड होना चाहिए, अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, जितने भी बॉन्ड होंगे, अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रक्चर उतना स्टेबल होगा। सपोज मान के चलो A1, A2, A3, A4, अगर चारों में से अगर A1 में अगर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो अगर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन RH के लिए ज्यादा होगा। क्यों? अगर ये तीनों में बॉन्ड जो होगा ना कम होगा एज कंपेयर टू A1। कंडीशन नंबर 2, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो सपोज हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सपोज मान चलो इसमें ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन एटम, इसमें भी ऑक्सीजन एटम। क्यों? हर किसी में ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा तो हर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम ही होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं ना, उनका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा, लोकेशन फिक्स रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो सकता है। सपोज A1, A2, A3, A4, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सपोज मान चलो A1 में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये तीनों में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्यों? ऑक्सीजन तो वही चाह रहा है ना। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अपने आप वो खुश हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, लो एनर्जी स्टेट। तो अगर ऑक्सीजन एटम के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो अभी हम तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मेटल है। अभी हम कंसिडर करते हैं कार्बन को। तो अगर मान के चलो एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अच्छा, कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है। तो वो क्या होगा? अगर मान चलो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप खुश। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्टेबलाइज हो गया। तो ये 3.4 क्या होगा? जितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, A1, A2, A3, A4, टोटल हर किसी का कंबाइन होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा उनका जो एटम होंगे ना, उनके जो एटम्स होंगे उन एटम्स का ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई होना चाहिए।
ऑक्टेट। अगर ईच एटम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उनका अगर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो जाएगा तो इनको स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो अगर मान चलो ये तीन में से इनमें ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई है तो ये मोर कंट्रीब्यूट करेगा। तो यानी हम ये जो पॉइंट्स जो लिख रहे हैं ना, ये हम कह सकते हैं मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RH रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल मॉलिक्यूल है, वो कैसे बनेगा? जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना दिमाग से, ये वाला ऐसे 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 3 4 5 जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वो कैसे आएगा? इनके कंट्रीब्यूशन से, इनके कॉम्बिनेशन से। तो कंबाइन तो होगा ना, लेकिन कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन से स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे हम कहते हैं ना अभी जो स्टॉक मार्केट में मेरा 20% शेयर है, उसका 50% शेयर है, उसका 30% शेयर है, तो यानी जिसे कंट्रीब्यूट करना है टू द टोटल कंपनी, वैसे ही ये मेन हेड ऑफिस कंपनी ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? जो इसी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। देखो मोर बॉन्ड अगर हो गया तो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा तो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर मोर पॉजिटिव एटम होगा तो कंट्रीब्यूट करेगा, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होंगे तो कंट्रीब्यूट करेगा। और एक चीज लाइक चार्ज फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज, अगर पॉजिटिव मान चलो ये F4 तो F4 एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उसमें 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इस साइड में है, एक नेगेटिव चार्ज उस साइड में है, तो बहुत ही दूर है ना। तो दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलाईज होगा, तो जितना स्टेबिलाईज उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। तो अगर मान चलो चारों में से इसका जो चार्जेस है ना, चार्ज सेम चार्ज वो बहुत ही दूर है एज कम्पेयर टू अदर टू। यहाँ पे पास होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना दूर दूर है। अगर मान चलो इसमें आ गया तो इसमें पास है, इसमें दूर आ गया, नेगेटिव चार्ज दूर है, तो यानी रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। देखो मान चलो ये नेगेटिव चार्ज, ये पास है तो रिपल्सन होंगे ना, तो रिपल्सन होने से मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा ना, तो अनस्टेबल मींस हाई एनर्जी स्टेट। अगर दूर चले जाएंगे तो एनर्जी रिपल्सन कम हो जाएगा ना, तो मैं स्टेबिलाईज हो जाऊंगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अभी देखो तो लाइक चार्ज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होंगे। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपोजिट चार्ज क्लोज टू ईच अदर। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों अगर पास होंगे तो स्टेबिलाईज ज्यादा होंगे, दूर होंगे तो वो चाहेंगे ना मेरे पास आ जाने से अच्छा हो जाता, स्टेबिलाईज हो जाता मैंने। हाँ अगर पास आ जाएंगे तो स्टेबिलाईज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जितना जल्दी पास आ जाएंगे उतना स्टेबिलाईज हो जाएगा। ठीक, लास्ट वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा बेहतरीन, वो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। यानी अगर मान के चलो एक कार्बन 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसी पॉजिटिव चार्ज 5 कार्बन के ऊपर फैल जाएगा तो वो उतना स्टेबलाइज हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मान के चलो 2 मॉलिक्यूल हैं, अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से अगर मान के चलो स्ट्रक्चर ए में A1 जो स्ट्रक्चर है, अगर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव होगा ना, अगर उसी पॉजिटिव एक ही एटम के ऊपर ना होके अगर 4-5 एटम के ऊपर अगर फैल जाएगा तो वो उतना स्टेबलाइज हो जाएगा। जो मैं पिछले ही जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था ना RC डबल बॉन्ड O वाला, तो यहाँ पे ऐसे होगा। तो अगर मोर डबल बॉन्ड होगा तो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा, ये नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज़्यादा करेगा। मोर डबल बॉन्ड नहीं, मोर नंबर बॉन्ड, पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्टेट सेटिस्फाई होने चाहिए। लाइक चार्ज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट चार्ज। अगर एक हर किसी का कंडीशन, हर किसी जो पॉइंट लिखा हूँ हर किसी कंडीशन अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर कंबाइन हो गया तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो क्लियरली एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इसको हम मूवमेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन, यानी कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा
यहाँ पे अपीयर फिर से डिसअपियर, फिर से अपीयर फिर से डिसअपियर, फिर से अपीयर फिर से डिसअपियर, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूविंग कर रहे हैं, उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होगा, उस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आएगा कंबाइन होने के बाद। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर इसको हम कंबाइन करेंगे फिर से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवाएंगे तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो वैसे ही इसको हम ऐसे लिख देंगे सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यू, इसके अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया इसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये कैसे बनेगा? इनके कंट्रीब्यूशन, इनके कंट्रीब्यूशन, तो और एक चीज याद कर लो। तो अभी मैंने क्या बताया, रेजोनेंस, जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उनका एनर्जी कम होगा, लो एनर्जी, एनर्जी वेरी मच लो, इसीलिए स्टेबल ना। किनके कंपैरिजन में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इन दोनों का एनर्जी, जितने भी रेजोनेटिंग, इन दोनों का लगभग सेम होगा, लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे A1 मान के चलो, A1 A2 A3 A4, ये चारों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ए मान के चलो A, तो ये हो गया RH, ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो चारों में से हर किसी का तो एनर्जी सेम नहीं है ना। तो अगर मान के चलो ये चारों में से इसका एनर्जी कम है A2, ऑब्वियसली A का एनर्जी तो बहुत ही कम होगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, अच्छे से देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लोएस्ट एनर्जी, ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसी एक का तो लो एनर्जी होगा ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी, दोनों का डिफरेंस आएगा, उस एनर्जी डिफरेंस कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और सिर्फ कह सकते हो रेजोनेंस एनर्जी। ये था तुम्हारा रेजोनेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, जय हिंद।